मेरी पहली मुलाकात। जय हंसमुख और समझदार लड़का निकला। पहली मुलाकात में ही कोई अपना सा कैसे लग सकता है, वह हैरान थी। 1 वर्ष पहले यह असाइनमेंट तो जान की आफत ही बन गया है। कितना तो सिर खपा चुकी हूँ, अब और क्या करूँ समझ नहीं आता। जूली ने झटके से किताबों का ढेर लाइब्रेरी की टेबल पर पटकते हुए कहा। लाइब्रेरियन ने उसे गुस्से से घूरा और चुप रहने का इशारा किया तो वह सॉरी कहते हुए बाहर लॉन में आकर बैठ गई। आरती भी उसी के साथ चली आई। सर का दिमाग तो बुढ़ापे में सटक चुका है, पर तू क्यों इतना लोड लेती है? उनके ज़माने में गूगल नहीं था तो हम क्या करें, सर्च कर लेना टॉपिक, क्या परेशानी है? आरती की बात पर उसने ऐसे घूरा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो। मैडम, अगर आप क्लास अटेंड करती और थोड़ा सा ध्यान देती तो सुन पाती कि सर ने ऐसा करने से मना किया है। अगर उनको गड़बड़ लगा तो रिजेक्ट कर देंगे। मुझे मार्क्स स्कोर करना है, टॉप करना है, बस चलताऊ परसेंटेज से पास होकर नहीं बैठना है। ना चाहते हुए भी जूली ताना मार गई, जिसका उसे एहसास भी हो गया तो वह झेप सी गई। लेकिन आरती की खासियत ही यही थी कि वह चीज़ों का बहुत लोड नहीं लेती थी। वह हंसमुख सी लड़की थी जो टॉप करने के पीछे नहीं पगलाई रहती थी। ठीक ठाक परसेंटेज से पास होना और ज़िंदगी को एंजॉय करना उसके लिए काफ़ी था। उसके पापा का काफ़ी फैला बिजनेस था और उसका बड़ा भाई रॉकी भी इसी यूनिवर्सिटी में उसका सीनियर था। जबकि जूली जब 10 साल की थी तभी उसके पापा गुजर गए थे। उसकी मम्मी प्राइवेट स्कूल में टीचर थीं। शुरू से ही उन्होंने उसकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था। वह हमेशा ही टॉपर रही थी और अब उसका टारगेट बढ़िया पैकेज पर कैंपस सिलेक्शन था। इसलिए कहा जाता है शिखर पर खड़ा व्यक्ति अकेला होता है। आरती ने हिंदी वाले प्रोफेसर की नकल उतारी। हाँ, क्योंकि शिखर पर बस एक ही के खड़े होने की जगह होती है। उन दोनों को पता ही नहीं चला कब रॉकी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या टॉपिक है जूली, मुझे बताओ। जूली को तो ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। सीनियर की हेल्प मिल रही थी, वह भी बिना मांगे। उसने जल्दी से रजिस्टर खोलकर आगे बढ़ा दिया। बहुत सुंदर राइटिंग में व्यवस्थित रूप से बुलेट पॉइंट में टॉपिक लिखे थे। रॉकी मुस्कुरा दिया। इनसे रिलेटेड 3 बुक हैं मेरे पास, सब मिल जाएंगे टॉपिक्स उनमें। जूली खुशी के मारे चीख ही उठी। फिर अपनी खुशी पर काबू पाते हुए उसने पूछा, वह किताबें कब ले सकती है? अरे, लास्ट ईयर की बुक अभी साथ लेकर घूमूंगा क्या? घर पर रखी हैं, कल ले आऊँगा। लेकिन भैया, कल सैटरडे है और मंडे को गवर्नमेंट हॉलीडे, 3 दिन का ऑफ है। जूली यह सुनकर एकदम परेशान हो गई। उसका मन ही बुझ गया। उसकी मम्मी स्ट्रिक्टली उसे किसी फ्रेंड के घर नहीं जाने देती थी। बस यही एक प्रॉमिस उन्होंने उससे लिया था। वह जो जब तक जितना चाहे जहाँ चाहे पढ़ सकती है, बस दोस्तों के साथ आउटिंग की जिद नहीं करेगी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाएगी बस। ऐसा नहीं था कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें दुनिया पर भरोसा नहीं था। पति की असमय मौत के बाद ससुर की गंदी नज़र और नीयत ने उन्हें अपने ही ससुराल की छत से बेदखल कर दिया था। अपना सम्मान बचाने एक जवान औरत 10 साल की बच्ची लिए पहली बार घर की दहलीज से बाहर निकली थी, कभी ना लौटने के लिए। अब उसे रिश्तों पर भी भरोसा नहीं रहा था, इसलिए बेटी की सेफ्टी को लेकर बहुत घबराई रहती थी। और जूली भी
यह बात अच्छे से समझती थी, इसलिए वह भी ऐसी कोई बेवजह जिद नहीं करती थी जिससे परेशानी हो माँ को। आरती भी यह बात जानती थी। कोई बात नहीं जूली, मैं भैया की बुक में से टॉपिक के फ़ोटो लेकर स्कैन करके तुमको व्हाट्सएप पर कर दूँगी। गुड आइडिया। एक काम करो जूली, अपना व्हाट्सएप दो, मैं ही सेंड कर दे रहा। बल्कि और भी कुछ मिलता है इससे रिलेटेड तो वह भी। उसने जल्दी से अपना नंबर नोट करा दिया। वाकई कहे के मुताबिक उसी रात रॉकी ने सब टॉपिक्स के फ़ोटो सेंड कर दिए थे। उसने भी जल्दी से थैंक यू सो मच का मैसेज कर दिया था। अरे इतनी रात जाग रही हो, तुम भी निशाचर हो? जी बस असाइनमेंट पर ही काम कर रही थी। गुड नाइट। जूली ने छोटा सा रिप्लाई किया। फिर रॉकी ने एक फ़नी सी रील भेजकर कहा कि ब्यूटी स्लीप पूरी करो, डार्क सर्कल आ जाएंगे नहीं तो। इस पर जूली ने एक स्माइली भेजकर फ़ोन रख दिया। सुबह उठने पर उसने देखा 4 मैसेज और थे, सभी रील्स और मीम थी। उसने एक स्माइली और भेज दी। फिर दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज आते रहे। उसे उलझन होने लगी थी। छुट्टियों में अब चूँकि उसके पास मैटर भी था, वह असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना चाहती थी। पर अगर वह रिप्लाई नहीं करती तो रॉकी को लगता कि उससे मतलब निकल गया तो भाव खा रही है। इसलिए उसने कुछ सोचकर फ़ोन एयरप्लेन मोड में डाला और लिखने बैठ गई। उसे लगा था कॉलेज में रॉकी ने आकर पूछा तो कह देगी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और चार्जर मिल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसे देखकर वह मुस्कुराया, बाय करता हुआ अपनी क्लास में चला गया। अब जूली ने चैन की सांस ली। रॉकी अक्सर ही अब उसकी हेल्प कर दिया करता था, जिससे उसे पढ़ाई में काफ़ी आसानी हो गई थी। उसके मैसेज भी उसके फ़ोन पर लगातार आते रहते थे, पर वह फ़नी ही होते ज़्यादातर। वह भी स्माइली बना दिया करती या हा हा रिएक्ट कर देती। कभी कभी वह नॉनवेज डबल मीनिंग मीम भी भेज देता, जिसे वह इग्नोर कर देती। अब इतनी हेल्प के बदले इतना तो वह कर ही सकती थी। पर धीरे धीरे रॉकी उससे फ्री होता गया। अब उसके मैसेज ऐसे होते जिन्हें इग्नोर करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इधर बैठो बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है, मम्मी ने कहा तो वह थोड़ी चौंकी। तुम तो आरती आंटी को अच्छे से जानती ही हो, उन्होंने ही मेरी जॉब लगवाई, शुरुआत में रहने को छत दी, तुम्हारा अपनी बेटी जैसा ख्याल रखा। हाँ मम्मी, पर हुआ क्या है? आरती आंटी ठीक तो है ना? उनका बेटा शायद लंदन में पढ़ता है ना, उन्हें कोई हेल्प चाहिए, हम वहाँ जा रहे हैं। जूली ने एक साथ कई सवाल कर डाले, बल्कि इसके उलट है, उन्होंने पहले भी हमारी हेल्प की, अब भी हमारा भला ही चाहती हैं। रिश्तों पर मेरा जो भरोसा उठा था उन्होंने थामे रखा है। उनका बेटा जय लंदन से वापस आ गया है और अपना स्टार्टअप शुरू किया है, उसमें तुम्हारी हेल्प चाहता है। और आरती मैम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, ऑफ कोर्स अगर तुम्हें मंजूर हो तो, या तुम्हें कोई और पसंद हो तो वह भी मुझे बता सकती हो। फैसला तुमको ही करना है। ऑफ कोर्स नॉट मम्मा, आप जानती हैं मैं इन सब से बहुत दूर हूँ। सच कहूँ तो मैं शादी जैसे किसी रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को तैयार नहीं मानती अभी। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो।
जूली थोड़ा नर्वस हो गई थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक बार जय से मिल लो, कोई प्रेशर नहीं। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। जय उसकी सोच और नेचर के एकदम उलट बहुत बातूनी, हंसमुख और समझदार लड़का निकला। पहली मुलाकात में ही कोई इतना अपना सा कैसे लग सकता है, वह हैरान थी। उसका स्टार्टअप अप आइडिया भी जूली को बहुत पसंद आया। जय ने इतने सलीके से सब प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई थी जो समझने में लोगों को बरसों लग जाते हैं। जूली तो कंपनी और अपने फ्यूचर के सपनों में खो ही गई थी। जय से बात करना इतना आसान था कि शुरुआती झिझक छोड़कर दोनों ही पुराने दोस्तों की तरह गप्पे लगा रहे थे। दोनों की माएँ भी बहुत खुश थीं। रात के 2:30 बजे थे। वह किताबों में सिर दिए थी कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ। टच करते ही व्हाट्सएप ओपन हो गया। रॉकी ने फिर एक वाहियात सा जोक भेजा था। तभी उसका अगला मैसेज आया, इतनी रात तक जगे क्या करती रहती हो? कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात, और आँख मारती इमोजी थी। पढ़ रही थी, चलो सोने जा रही, अब बाय। उफ़, चलो सोने जा रही, यह इनविटेशन है या सोने बुला रही हो? क्या बकवास बात है यह। अब उसका दिमाग तप चुका था। हाँ, बकवास बात तो सच में है। तुम साथ होगी तो कौन कमबख्त सोएगा, हम तो रात भर जागेंगे और जगाएंगे। इसके बाद एक फ्रेंच किस वाला जीपीजी भेजा गया। अब जूली की बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अगर वह पहले ही उसे सख्ती से रोकती तो उसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। उसने रॉकी का नंबर हर जगह से ब्लॉक किया और सोने चली गई, पर बार बार आंख भर आ रही थी। अब वह आरती से भी कतराई सी रहने लगी। रॉकी का सामना ना हो, इसकी पूरी कोशिश करती थी। जय से होने वाली बातों ने उसकी ज़िंदगी में नए रंग भर दिए थे। वह कभी ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे वह असहज हो जाए। एक दिन जय उसे सरप्राइज़ देने यूनिवर्सिटी आ गया। जूली उसे देखकर बहुत खुश हो गई। दोनों कैंटीन में बैठे थे। उनको हंस हंस कर बातें करता देखकर रॉकी को गुस्सा आ गया। जय के जाते ही